नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की। और कांग्रेस जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसका जन्म 1985 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आखिर क्यों कांग्रेस डे बाय डे अपने बैकफुट पे आती जा रही है और ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है कि वो कहीं से भी मोदी सरकार को एक कड़ी टक्कर 2024 में दे पाएगी। तो आइए जरा जानते हैं कि इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं और कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी पिछड़ गई है। दोस्तों, कांग्रेस की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अपोजिशन पार्टी के रूप में वो फ्यूचर में रह पाएंगे भी कि नहीं, इस पे भी सवाल उठाए जाने शुरू हो गए हैं। 2024 का इलेक्शन है। 2024 के इलेक्शन में अगर वो हारते हैं और उसके बाद शायद वो अपोजिशन पार्टी में भी रहने लायक ना रहे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने एंड गेम में है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को बचाना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर ना ही हमें केवल एक बड़े और महत्वपूर्ण पार्टी की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ एक मजबूत अपोजिशन की भी जरूरत है। और अगर कांग्रेस एक मजबूत अपोजिशन नहीं बन सकती तो फिर उसका जगह किसी दूसरे पार्टी को लेना ही होगा। दोस्तों, हमारे देश के अंदर दो मेजर नेशनल पार्टीज हैं। मेजर नेशनल पार्टी का मतलब होता है कि जिसके सरकार लगभग हर एक राज्य में हो, यानी कि उसके कार्यकर्ता पूरे देश में हो, वो हर एक स्टेट से चुनाव लड़ता हो। तो यहाँ देखा जाए तो एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो लोकसभा इलेक्शन में पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ सके। तो इसका मतलब कि अपोजिशन पार्टी के रूप में हम कांग्रेस को ही देख सकते हैं। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य केवल कांग्रेस के पास बचे हैं और उनके पास 1 साल बचा है इन राज्यों को बचाने के लिए। अगर अगले साल चुनाव होते हैं और चुनाव छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस हार जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा और उसके बाद क्या होगा हम में से शायद किसी को नहीं पता है। दोस्तों, तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई चली जा रही है। अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो वो है नेपोटिज्म। ऐसा मान करके चलते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष होगा, यानी कि उस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होगा, वो केवल एक परिवार यानी कि गांधी परिवार का ही होगा। और ये बहुत बड़ा धब्बा है राहुल गांधी के माथे के ऊपर। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरे पार्टीज में ऐसे लोग ना हो जिनको डायनेस्ट पॉलिटिशियन कहा जा सके। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, शिवसेना में उद्धव ठाकरे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, बीजेपी के नवीन पटनायक, एसएडी के सुखबीर सिंह बादल, और बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे डायनेस्ट पॉलिटिशियन भरे हुए हैं, जैसे अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, वरुण गांधी, तेजस्वी सूर्या। और दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़ करके भी बहुत सारे डायनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, जैसे सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और आदर्श शास्त्री। कांग्रेस की इस हाल का एक बहुत बड़ा कारण है सोनिया गांधी। आपने कभी भी ना ही उन्हें किसी पॉलिटिकल रैली में देखा होगा, ना ही उन्हें कभी सोशल मीडिया इंटरव्यू पे देखा होगा, ना ही किसी न्यूज चैनल पे देखा होगा। एक इतने बड़े दल की नेता होने के बावजूद वो कभी भी पब्लिक से इंटरेक्शन करती ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कांग्रेस के ड्रॉबैक का, क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों की बातें सुनेंगे नहीं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे नहीं, तब तक कभी भी आप उस पॉपुलैरिटी को नहीं पा पाएंगे जो पॉपुलैरिटी दूसरी तरफ के बड़े बड़े नेताओं के पास है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो ऐसा माना जाता था कि वो एक कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगी। ऐसा माना जाता था कि वो जिस दिन चुनाव क्षेत्र में उतरेंगी और उसी दिन से कांग्रेस विजेता के रास्ते पे चल पड़ेगी, यानी कि जीतना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि आपने पिछले असेंबली इलेक्शंस में देखा कि महज 2 सीटों पर ही कांग्रेस जो है वो पूरी की पूरी निपटती हुई नजर आई। और उसके बाद जिन जिन राज्यों में इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, उन सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पास लीगल नोटिसेस भेजे गए कि आपको अपना इस्तीफा सौंपना होगा। जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा गया कि आप बताएं कि प्रियंका गांधी में ऐसा क्या खास है कि वो जब आएंगी तो ढेर सारे वोट्स कांग्रेस को मिलने लगेंगे, तो प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी का चेहरा और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का चेहरा वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो वो इंदिरा गांधी की फीलिंग के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है। जरा सोच करके देखिए, ये कितनी हंसने वाली बात है। और आप भी मेरे ख्याल से मेरी बात सुन करके हंस ही रहे होंगे।
दोस्तों अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि बीजेपी पॉलिटिशियंस के नाम बताइए तो आप मुझे धड़ाधड़ नाम गिनवाने लगोगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कांग्रेस के कम से कम 10 बड़े नेताओं के नाम बताइए तो शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी बताने में। तो आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ करके बहुत रेयरली बाकी नेताओं के बारे में लोग जानते हैं, लोग समझते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि महज ये 3 चेहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे और कोई चेहरा पूरे प्रदेश और पूरे देश में नजर ही नहीं आता है। और ये एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर जब कैंपेन करने उतरे तो उनके पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ करके दूसरा कोई चेहरा कैंपेनिंग के लिए हो ही ना। दोस्तों कांग्रेस के अंदर कुछ बड़े लीडर्स रहे हैं जैसे कमलनाथ और पी चिदम्बरम, जिनके ऊपर स्कैम्स के बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ करप्शंस हो रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सो रही थी। तो कांग्रेस पार्टी अगर सो रही है तो फिर 2024 में उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के अंदर कुछ करिश्मा हो जाए, राहुल या फिर प्रियंका कुछ ऐसा करिश्मा कर दे जिसके कारण वो सारे वोट्स जो उनसे छीन करके दूसरी तरफ चले गए हैं या फिर वो सारे नेता जो दूसरी तरफ के रो में जाकर के बैठते हैं वो दोबारा फिर से वापस आ जाए। दोस्तों कांग्रेस के अंदर एक ऐसा नाम भी है जिसे सुन करके आपको बहुत खुशी होगी और वो नाम है शशि थरूर का, जो कि कर्नाटक प्रदेश से बेंगलोर से सांसद हैं। अगर उनकी बात करें तो वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या फिर दूसरे चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत एजुकेटेड है, यहाँ तक कि उनकी पहुँच यूएनओ तक भी रही है और यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बनने के केवल 1 कदम वो दूर थे। तो मुझे तो बस एक ही चेहरा नजर आता है जो कि इस लायक है जिसको नेता बनाया जा सके और वो है डॉक्टर शशि थरूर का। दोस्तों साल 2000 में राहुल गांधी की उम्र थी 20 साल। लगभग 22 साल का पॉलिटिकल कैरियर उनका हो चुका है। अगर वो चाहते तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन सकते थे, अगर वो चाहते तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके एक लंबा कार्यकाल चला सकते थे, अगर वो चाहते तो किसी स्टेट असेंबली के चुनाव जीत करके वहां अच्छा काम कर सकते थे, अगर वो चाहते तो बहुत सारे ऐसे काम कर सकते थे जिससे कांग्रेस पार्टी ऊपर आ सकती थी। लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नजर ही नहीं आया। दोस्तों 2004 में जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उस समय अगर वो चाहते तो राहुल गांधी किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में हो सकते थे। अगर वो किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री को संभालते और वहां एक अच्छा काम करते तो शायद वो लोगों में के दिलों में अपना जगह बना पाते, लेकिन शायद उनकी ये इच्छा ही नहीं थी। इसीलिए उनको कांग्रेस यूथ विंग का एक अध्यक्ष मात्र बन करके रहना पड़ा है, जिसको कोई जानता तक नहीं है। दोस्तों 2009 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो दोबारा राहुल गांधी के पास एक मौका था कि वो चाहते तो होम मिनिस्टर बन सकते थे, डिफेंस मिनिस्टर बन सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते थे या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते थे, क्योंकि सरकार तो उनकी खुद की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। मेरे ख्याल से उनको मेहनत करने की आदत नहीं है, लेकिन सफलता प्राप्त करने की भरपूर आदत है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसका डाउनफॉल अब मेरे ख्याल से रुकने वाला नहीं है। अगर रुकता है तो इसमें भगवान की कृपा मानी जाएगी। दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि अगर राहुल गांधी ही फ्रंट फेस है कांग्रेस का तो वो कहीं नजर क्यों नहीं आते। केवल एक ट्विटर अकाउंट को छोड़ करके राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, ना ही दूसरी तरफ वो किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाई देते हैं, ना ही वो कहीं अच्छा कैंपेन करते हुए नजर आते हैं। जब कुछ इलेक्शंस आते हो उसी समय आप उनका कैंपेन भी देखेंगे। नॉर्मली ना ही वो अपने किसी क्षेत्र में विजिट करते हैं, ना ही वो कहीं प्रचार प्रसार करते हैं, ना ही वो मीटिंग्स लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि उनको खुद की भी इच्छा नहीं है कि वो आगे जा करके एक पॉलिटिशियन बने। ये जबरदस्ती का उनके ऊपर थोपा जा रहा है। दोस्तों अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब मैंने पूरी पढ़ी है और मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि कितनी खूबसूरती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत का इतिहास एक किताब में पिरोने की कोशिश की है। अगर उस किताब के बुलेट पॉइंट्स को देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मौर्यन अंपायर के बाद मुगल अंपायर, फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल, ये जितने भी रूल्स और डायनेस्टीज हमारे देश में रही हैं उन सबों को एक ही साथ एक किताब में इन्होंने पिरो करके रख दिया। अगर आपको किताबों को पढ़ने का शौक है तो ज़रूर एक बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें। दूसरी तरफ मेरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बात करने का कारण ये था कि अगर राहुल गांधी भी चाहते तो इस तरह की कोई किताब लिख सकते थे, कोई ब्लॉग लिख सकते थे और अपने आप को फेमस कर सकते थे, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो दोस्तों ये थे कांग्रेस की असफलता से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आपसे इसी तरीके से किसी न किसी वीडियो के थ्रू बात करता ही रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।